आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ह्यूमन वेपर का 4 एपिसोड, और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगला 4 एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लाइव इंटरव्यू से होती है। कैमरे के सामने एक मशहूर वैज्ञानिक अपनी नई रिसर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनका दावा है कि भविष्य में बेकार समझे जाने वाले जैविक कचरे से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। अगर इस तकनीक को सही समर्थन मिले तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। स्टूडियो में रहस्यमय धुएं जैसी एक अजीब चीज फैलने लगती है। शुरुआत में किसी को एहसास भी नहीं होता कि कुछ भयानक होने वाला है। अगले ही पल वही धुआं वैज्ञानिक के बेहद करीब पहुंचता है और देखते ही देखते एक ऐसी घटना घटती है जिसे वहां मौजूद लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पूरा स्टूडियो दहशत में डूब जाता है। लाइव प्रसारण के दौरान हुई इस रहस्यमय मौत से हर कोई सदमे में होता है। किसी के पास ये समझाने का जवाब नहीं होता कि आखिर कुछ ही सेकंड में सब कुछ कैसे बदल गया। घटना के बाद मामले की जांच एक अनुभवी पुलिस अधिकारी और उसकी टीम को सौंपी जाती है। जब वे घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो उनके सामने ऐसा दृश्य होता है जो इस केस को एक साधारण हत्या नहीं बल्कि किसी बेहद खतरनाक साजिश की ओर इशारा करता है। चूंकि पूरी घटना लाइव दिखाई गई थी, इसलिए उसका वीडियो पूरे शहर में फैल चुका होता है। लेकिन फुटेज देखने के बाद भी कोई ये नहीं समझ पाता कि मौत का असली कारण क्या था। जांच के दौरान अधिकारी उस रिपोर्टर से पूछताछ करते हैं जिसने इंटरव्यू लिया था। वो बताती है कि इंटरव्यू शुरू होने तक वैज्ञानिक बिल्कुल सामान्य थे। उनके व्यवहार में घबराहट या तनाव जैसी कोई बात दिखाई नहीं दी थी। यानी जो कुछ हुआ वो पूरी तरह अप्रत्याशित था। इसी बीच रिपोर्टर के नाम एक रहस्यमय पार्सल पहुंचता है। इस घटना के कारण हर कोई सतर्क हो जाता है और लोगों को शक होता है कि कहीं ये भी किसी नए हमले की शुरुआत तो नहीं। लेकिन बॉक्स खोलने पर अंदर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उसका ढक्कन एक QR कोड छिपाए हुए होता है। जैसे ही वो कोड स्कैन किया जाता है, एक रिकॉर्डेड वीडियो सामने आता है। उसमें एक अज्ञात व्यक्ति इस हत्या की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो दावा करता है कि इस घटना के पीछे वर्षों पुरानी दुश्मनी छिपी हुई है। इतना ही नहीं, वो दुनिया के सामने अपने मकसद और अगली चाल का खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा भी कर देता है। शुरुआत में कई लोगों को लगता है कि शायद ये किसी का घटिया मजाक हो, लेकिन जब वीडियो का समय जांचा जाता है तो पता चलता है कि उसे वारदात होने से पहले ही अपलोड किया गया था। यही बात पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। जैसे ही ये वीडियो मीडिया तक पहुंचता है, शहर में हड़कंप मच जाता है। हर न्यूज चैनल उसी खबर को प्रमुखता से दिखाने लगता है और रहस्यमय कातिल पूरे देश की चर्चा का विषय बन जाता है। अगले दिन प्रशासन आपात बैठक बुलाता है। अधिकारियों के पास अभी तक अपराधी की पहचान से जुड़ा कोई ठोस सुराग नहीं होता, लेकिन शुरुआती जांच एक ऐसे खतरे की ओर इशारा कर रही होती है जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि कहीं ज्यादा बड़े जैविक हमले की शुरुआत भी हो सकता है। यहीं से कहानी एक और भी खतरनाक मोड़ लेने लगती है। वहाँ का गवर्नर लोगों से बार बार अपील करता है कि तय की गई जगह से दूर रहें, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन चेतावनी के बावजूद जिज्ञासा लोगों पर भारी पड़ती है और कुछ ही घंटों में वो इलाका मीडिया, पुलिस और आम लोगों की भीड़ से भर जाता है। जिस स्थान पर रहस्यमयी शख्स के आने की बात कही गई थी, वहाँ एक छोटा सा होटल मौजूद होता है। पहली नजर में सबको लगता है कि वही जगह उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का केंद्र बनने वाली है, मगर अनुभवी जीत के दौरान उसे पता चलता है कि ये इलाका पहले जैसा नहीं रहा और कई सालों में यहाँ बहुत बदलाव हुए हैं। यही छोटी सी जानकारी उसके मन में एक नया शक पैदा कर देती है। वो पुराने रिकॉर्ड ढूंढती है और एक चौंकाने वाला सुराग उसके हाथ लगता है। उसे मालूम पड़ता है कि इसी नाम से जुड़ा एक और होटल वर्षों पहले बनाया गया था, जो अब पूरी तरह बंद पड़ा है। उसे महसूस होता है कि असली मंजिल शायद वही हो सकती है। जब सौम्या उस वीरान होटल में पहुंचती है तो उसकी आशंका सच साबित हो जाती है। रहस्यमयी व्यक्ति वहीं उसका इंतजार कर रहा होता है, मानो उसे पहले से पता हो कि कोई न कोई वहां तक जरूर पहुंचेगा। मौका हाथ से न जाने देते हुए सौम्या तुरंत लाइव प्रसारण शुरू कर देती है। वो उससे उसका परिचय और इस खौफनाक हत्या का कारण पूछती है। जवाब में वो व्यक्ति खुद को एक ऐसे अतीत का गवाह बताता है जहां उसके हिस्से में सिर्फ दर्द, अन्याय और बर्बादी आई थी। उसके अनुसार प्रोफेसर की मौत कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं बल्कि बहुत पुराने हिसाब का नतीजा थी। जब उससे उस पुराने अपराध के बारे में पूछा जाता है तो वो एक रहस्यमयी संस्था का नाम लेता है। उसका दावा होता है कि दुनिया भले ही उस संगठन को भूल चुकी हो, लेकिन उसने वहाँ हुए अत्याचार कभी नहीं भूले। अब वो उन सभी लोगों को एक एक करके उनके कर्मों की सजा देने निकला है जिन्हें वो उन घटनाओं का जिम्मेदार मानता है। लाइव इंटरव्यू पूरे शहर में देखा जा रहा होता है। जैसे ही पुलिस को उसकी सटीक लोकेशन का पता चलता है, भारी सुरक्षा बल तुरंत उस होटल की ओर रवाना हो जाता है। होटल से बाहर निकलते समय सौम्या आखिरी बार उसका नाम पूछती है। वो मुस्कुराकर कहता है कि अब दुनिया उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि एक नए नाम से याद रखेगी, ह्यूमन वेपर। कुछ ही सेकंड बाद पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं होता। अचानक उसका शरीर धुएं जैसी आकृति में
बदल जाता है और एक जबरदस्त विस्फोट जैसा प्रभाव पैदा करता है। उस एक पल की अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो सुरक्षा घेरा तोड़ देता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो लोगों को मारने के बजाय केवल घायल करता है, जैसे उसका मकसद दहशत फैलाना हो, अंधाधुंध हत्या करना नहीं। किम उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और कई गोलियां भी चलाता है, लेकिन उनका उस रहस्यमयी हमलावर पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार वो शहर के भूमिगत रास्तों का इस्तेमाल करते हुए सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। पीछे सिर्फ एक कोट छूट जाता है जो पुलिस के हाथ लगने वाला पहला अहम सुराग बनता है। यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये मामला किसी साधारण अपराधी का नहीं बल्कि ऐसी ताकत का है जो अब तक सबकी समझ से परे है। कहानी अब एक ऐसे शख्स की ओर बढ़ती है जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी पुराने राज्य के बोझ तले दबा हुआ है। टीवी पर जैसे ही ह्यूमन वेपर का संदेश चलता है और उसमें व्हाइट सेंटर का नाम लिया जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। साफ महसूस होता है कि ये नाम उसके अतीत का कोई ऐसा जख्म है जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। धीरे धीरे उसके बीते दिनों की झलक सामने आती है। कभी उसने कुछ ऐसे दस्तावेज मिटाने की कोशिश की थी जिन्हें शायद दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपा देना चाहता था। उसी याद के साथ एक मासूम बच्ची की दर्दनाक तस्वीर उसके दिमाग में बार बार लौटती रहती है। यही वजह है कि वो मानसिक रूप से अब भी उस घटना से बाहर नहीं निकल पाया है। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि रात में नींद के दौरान अनजाने में भटकने लगता है। एक रात तो वो खुद को गहरे पानी तक ले जाता है, लेकिन समय रहते एक महिला उसे बचा लेती है। इसके बाद पता चलता है कि वो अनाथ और बेघर बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था चलाता है। वहाँ रहने वाले बच्चों में एक छोटा लड़का उसके सबसे करीब है, जिसे वो अपने बेटे जैसा मानता है। ये रिश्ता आगे कहानी में अहम भूमिका निभाने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस लगातार ह्यूमन वेपर की तलाश में जुटी रहती है। सौम्या से पूछताछ होती है कि आखिर उसे पुराने होटल तक पहुंचने का सुराग कैसे मिला, लेकिन उसके जवाबों में पुलिस को कोई ठोस वजह नहीं मिलती और जांच के बाद उसका फोन वापस कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस अब भी हर पहलू पर नजर बनाए रखती है। केस से दूर रहने की सलाह देने के लिए किम भी सौम्या से मिलता है। उनके बीच पुराने संबंधों की झलक मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि किम सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा को लेकर व्यक्तिगत रूप से भी चिंतित है। इधर जांच के दौरान ह्यूमन वेपर का छोड़ा हुआ कोट फिर से ध्यान से देखा जाता है। शुरुआत में कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन बाद में एक छोटा सा निशान और कुछ असामान्य बातें पुलिस का ध्यान खींच लेती हैं। पहले शक एक खतरनाक गैंग पर जाता है, मगर किम जल्द ही समझ जाता है कि मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। उसे याद आता है कि ह्यूमन वेपर के पहले वीडियो और बाद की मुलाकात के बीच उसके पहनावे में एक छोटा सा बदलाव था। इसी अंतर को जोड़ते जोड़ते किम इस नतीजे पर पहुंचता है कि हत्यारा अपने अगले निशाने का संकेत पहले ही छोड़ चुका है। अब पुलिस समय रहते उस रहस्य को समझने की कोशिश करने लगती है। उधर सौम्या और उसकी टीम इंटरनेट पर व्हाइट सेंटर के बारे में जानकारी ढूंढती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी उन्हें वर्षों पुराना एक लेटर मिलता है जिसे एक पत्रकार ने दशकों पहले लिखा था। यही लेटर उन्हें उस भूले बिसरे सच के और करीब ले जाता है। पत्रकार से मुलाकात में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। कई साल पहले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान एक उल्का पिंड गिरा था, लेकिन उस घटना को सार्वजनिक नहीं किया गया। दावा किया जाता है कि जांच करने वाले अधिकारियों ने लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताई और खतरे को जानबूझकर छिपा दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये निकलकर सामने आती है कि इस रहस्य से वही वैज्ञानिक भी जुड़े थे जिनकी हत्या कहानी की शुरुआत में हुई थी। यहीं से ये साफ होने लगता है कि ह्यूमन वेपर की हर कार्यवाही किसी पागलपन का नतीजा नहीं बल्कि वर्षों पुराने छिपे हुए सच और अधूरे बदले से जुड़ी हुई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि अगला शिकार कौन होगा, बल्कि ये भी कि आखिर व्हाइट सेंटर का असली रहस्य क्या था जिसे इतने सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। पता चलता है कि कई साल पहले गिरे एक रहस्यमयी उल्कापिंड से बेहद खतरनाक रासायनिक तत्व निकल रहे थे। उस मलबे को संभालने की जिम्मेदारी एक ऐसी संस्था को दी गई थी जिसे दुनिया सिर्फ एक अनाथ आश्रम समझती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वहाँ मासूम बच्चों से बेहद जोखिम भरे और अमानवीय काम करवाए जाते थे। एक पुराने पत्रकार ने कई बार इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था। सरकार और बड़े अधिकारियों ने बदनामी के डर से इस पूरे मामले को दबा दिया। सच फाइलों में कैद होकर रह गया और दुनिया को कभी इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। बातचीत के दौरान सौम्या को एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मौजूद शख्स की पहचान उस रहस्यमयी संस्था के पूर्व संचालक के रूप में होती है। पत्रकार बताता है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अचानक लापता हो गया था, लेकिन शायद आज भी जिंदा है। हालांकि उसकी जानकारी देने के बदले वो कुछ पैसे मांगता है। उधर वही शख्स जो अब वर्षों से अपने अतीत के बोझ के साथ जी रहा है, हर रात डरावने सपनों से जूझता रहता है। उसकी यादों में बार बार एक भयावह दृश्य लौट आता है। एक ट्रक जिसके भीतर कई मासूम बच्चे
बच्चे बुरी तरह झुलसी हुई हालत में पड़े थे। उन बच्चों के साथ जो हुआ था करते ही उसकी जान भी चली जाएगी। इधर पुलिस को शक है कि ह्यूमन वेपर का अगला निशाना एक खतरनाक गैंग हो सकता है, इसलिए किम और उसकी टीम उस गैंग पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें बस सही समय का इंतजार है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि हत्यारा फिर से जरूर सामने आएगा। दूसरी ओर सौम्या अपनी जांच जारी रखती है। लगातार खोजबीन के बाद उसे उस व्यक्ति का नया ठिकाना मिल जाता है जो अब एक सामाजिक संस्था चलाता है। सोशल मीडिया की मदद से उसका पता और संपर्क नंबर हासिल कर लिया